chapter is a SQL. ठीक है, सो टुडे इज डेट इज और डेट कितना है, 8 है क्या, 10 है 10। 10 जनवरी 2025। ठीक है, डे इज अ फ्राइडे। ठीक है, सो ये हम आज एसक्यूएल के बारे में देखेंगे और ये हम सीख रहे हैं पोस्टग्रे एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल पोस्टग्रे एसक्यूएल। ठीक है, तो ये एसक्यूएल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको सारी पूरी डेटा के ऊपर क्यूरी फायर करनी है। ओके, और यहाँ पे डेटा आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हियर सबसे पहले हम देखेंगे एसक्यूएल। व्हाट इज एसक्यूएल? व्हाट इज एसक्यूएल? ठीक है, तो आप सबको पता है एसक्यूएल इज स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो एक एसक्यूएल एक क्यूरी लैंग्वेज है जो कि RDBMS इसको सपोर्ट करता है, और पोस्टग्रे एसक्यूएल भी इसको सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई जो भी डेटाबेस होता है उसको एसक्यूएल या फिर कोई सिक्वल डेटाबेस कहा जाता है इसको। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन कोई एसक्यूएल कहता है तो कोई सिक्वल कहता है इसको। ठीक है, तो जो भी डेटाबेस होता है सिक्वल या फिर एसक्यूएल डेटाबेस होता है वो ऑलवेज रिलेशनल डेटाबेस होता है। ठीक है, तो हियर मैं यहाँ पे नोट लिख के देता हूँ, यहाँ पे नोट RDBMS always use SQL। ठीक है, तो वो ऑलवेज एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का क्या करता है, ये इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो हियर एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे कुछ कमांड्स होती है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, वो हमें कुछ कमांड और प्लस यहाँ पे हमें कोई एक प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर SQL provides commands to interact with database। ठीक है, तो ये जैसे कि मान लो यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे इस तरीके से डेटाबेस, हम इसको डेटाबेस कहेंगे। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, और यहाँ पर है ये यूज़र। तो यूज़र दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है ह्यूमन, ओके, और दूसरा हो सकता है एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन है वो एक यूज़र हो सकता है इस डेटाबेस का। ठीक है, अब ये डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पे एक यूज़र जो है ह्यूमन डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली अभी जो टूल आए हैं वो डायरेक्टली UI प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे डेटाबेस के पास UI है, यूज़र इंटरफेस है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, यूज़र डायरेक्टली इस UI के साथ इंटरेक्ट होकर डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है यहाँ पे इस तरीके से। अभी डेटाबेस क्लाइंट यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसको हम डेटाबेस क्लाइंट कर सकते हैं। डेटाबेस क्लाइंट। ठीक है, ये एक अप्रोच है यहाँ पे, जहाँ पर यहाँ पे क्या होता है कि यूज़र जो है डायरेक्टली डेटाबेस क्लाइंट के थ्रू इस डेटाबेस को एक्सेस करता है, और उसके अंदर डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट मैन्युअली इसका यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया है उसी के साथ ये चीज़ें करता है। तो ये हो गया यूज़र इंटरेक्शन के बारे में। अगर बात आती है एप्लीकेशन के मतलब प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में, यहाँ पे प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है तो वहाँ पे उसको चाहिए होता है क्यूरी लैंग्वेज यहाँ पे। तो वो क्या करता है, यहाँ पे SQL, यहाँ पे SQL क्यूरी लैंग्वेज होता है। यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग SQL को इंटरेक्ट करता है और SQL डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है यहाँ पे इस तरीके से, और इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे एप्लीकेशन का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, तो इस तरीके से
क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम यूज़र की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बात करें कि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या करना है, डेटाबेस को यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक क्यूरी लैंग्वेज दी है एसक्यूएल, हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करके डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेस सिस्टम है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करने वाले हैं। ओके, ये हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो डायरेक्टली डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़र यहाँ पे मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकती है। डेटाबेस को चलाने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है और वो लैंग्वेज होती है एसक्यूएल लैंग्वेज। तो उसका इस्तेमाल करके हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इस तरीके का ये आर्किटेक्चर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिगर डेटाबेस इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, उसी को इंटरेक्शन कहा जाता है। तो डेटाबेस इंटरेक्शन में मतलब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आपको। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एसक्यूएल के कमांड्स के बारे में। एसक्यूएल कमांड्स, तो यहाँ पे देयर इज सेवरल commands provided by SQL। ठीक है, तो SQL हमें सेवरल कमांड्स मतलब बहुत सारे कमांड प्रोवाइड करता है डेटाबेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उस कमांड को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट नाम के द्वारा। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे नंबर 1 है कमांड यहाँ पे DDL कमांड, जिसको हम बोलते हैं DDL। ओके, तो इसी को बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, इसी को कहा जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, अभी ये क्या करता है, ठीक है। सो DDL कमांड का इस्तेमाल किसके लिए होता है, यहाँ पे देखेंगे। DDL कमांड्स डिफाइन and manage the structure of database objects such as database, table, indexes and schema। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, DDL कमांड जो होती है जिसको हम डेटा डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन कमांड जो होती है वो क्या करता है यहाँ पे, जो कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीज़ें मैनेज करता है। जैसे कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर मतलब डेटाबेस के कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये लिखेंगे डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे खुद डेटाबेस हो सकता है, ये भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे डेटाबेस। नंबर 2 टेबल है, ये भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। नंबर 3 इंडेक्स है, ये भी ये भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। नंबर 4 स्कीमा, ये भी डेटाबेस का क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो SQL क्या करता है यहाँ पे, जो भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए DDL कमांड का इस्तेमाल होता है। अब स्ट्रक्चर डिफाइन करना मतलब कि ये जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनते हैं और इस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग सारी जो ऑपरेशंस है DDL कमांड के द्वारा हम किए जाते हैं SQL के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल है, तो टेबल के रिगार्डिंग जो भी डेटा स्टोर करना है हमें, तो उसके रिगार्डिंग जो भी उसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए DDL कमांड का इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, DDL कमांड ओनली डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो जो भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट है उसके स्ट्रक्चर के साथ ही वो काम करता है, ना कि उसके डेटा के साथ काम करता है। ठीक है, तो DDL कमांड जो है ये
ये DDL कमांड आपको बेहतर तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो DDL कमांड कौन से यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो DDL कमांड्स, तो यहाँ पे नंबर 1 है DDL कमांड, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस। ये एक DDL कमांड है, यहाँ पे ये क्या करता है, डेटाबेस क्रिएट करने का काम करता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। क्रिएट डेटाबेस एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस कमांड है। नाउ दूसरा है यहाँ पे ओके, तो DDL कमांड, ये कमांड है डेटाबेस DDL कमांड, डेटाबेस। तो ओके, तो डेटाबेस के लिए क्या क्या DDL कमांड है। पहला है क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे। नाउ सेकंड कमांड है यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। सो डिलीट एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, ठीक है। तो हम थियोरेटिकली सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा है डेटाबेस कमांड है यहाँ पे, DDL कमांड है डेटाबेस के लिए ड्रॉप डेटाबेस। तो अगर आप ड्रॉप डेटाबेस करोगे तो जो भी आपका डेटाबेस है वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे थर्ड है यहाँ पे अल्टर डेटाबेस, मॉडिफाई डेटाबेस प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर आप अल्टर डेटाबेस कमांड का इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चाहते हो, डेटाबेस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप यहाँ पे डेटाबेस जो है यहाँ पे, और डेटाबेस की DDL कमांड का इस्तेमाल करके आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम बाद में इसके एक एक कमांड डीप में देखेंगे कि किस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे SQL का मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि SQL किस तरीके से कमांड प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। तो ये है डेटाबेस कमांड। सो नाउ इसके बाद है स्कीमा कमांड। स्कीमा DDL कमांड स्पेशली फॉर स्कीमा के लिए, स्कीमा ऑब्जेक्ट के लिए कौन से कमांड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे नंबर 1 कमांड प्रोवाइड की जाती है क्रिएट स्कीमा, ओके। यहाँ पे क्रिएट न्यू स्कीमा, ठीक है। तो आप एक नई स्कीमा बना सकते हो। स्कीमा एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। तो यूजिंग क्रिएट स्कीमा कमांड का इस्तेमाल करके न्यू स्कीमा आप यहाँ पे बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है ड्रॉप स्कीमा, यहाँ पे डिलीट एन एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है। तो जो भी स्कीमा आपकी एग्जिस्टिंग बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट है वो आप डिलीट कर सकते हैं यूजिंग ड्रॉप स्कीमा कमांड का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे नंबर 3 अल्टर स्कीमा,
यहाँ पे रीनेम और मॉडिफाई स्कीमा। अगर जो भी स्कीमा आपने बनाई हुई है उसको रीनेम करना है या फिर उसको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे अल्टर स्कीमा कमांड का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे टेबल कमांड्स। टेबल के लिए DDL कमांड्स कौन से हैं यहाँ पे। टेबल DDL कमांड, टेबल DDL कमांड्स यहाँ पे तो सेम ये क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू टेबल, क्रिएट ए न्यू टेबल, ठीक है। तो आपको नया टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल का कमांड, इस कमांड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये कमांड थोड़े अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओवरव्यू देख रहे हैं हम यहाँ पे कमांड का, उसके आगे हम इन डिटेल में क्रिएट टेबल सारी चीज़ें देखेंगे इन डिटेल में, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल कमांड, ठीक है। डिलीट टेबल, डिलीट एन एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग टेबल जो है आपको डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल कमांड का आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ये भी एक DDL कमांड है यहाँ पे। उसके बाद है अल्टर टेबल, अल्टर टेबल। तो यहाँ पे ऐड, ड्रॉप और मॉडिफाई कॉलम और कंस्टेंट। तो टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं और कुछ कंस्टेंट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके आप ऐड कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो कॉलम को और उसके कंस्टेंट को भी, ठीक है। तो ये अल्टर कमांड का इस्तेमाल करके ये चीज़ें की जाती है। तो ये एक DDL कमांड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है इंडेक्स कमांड्स, इंडेक्स DDL कमांड, इंडेक्स DDL कमांड, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला है नंबर 1 क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। तो क्रिएट इंडेक्स का कमांड का इस्तेमाल होता है क्रिएट एन इंडेक्स, क्रिएट एन इंडेक्स टू स्पीड अप क्वेरी, स्पीड अप क्वेरी। तो जो भी क्वेरी है उसका परफॉर्मेंस स्पीड, उसकी रिट्राइवल स्पीड बढ़ानी है आपको तो इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए DDL कमांड है क्रिएट इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये आगे इसकी बहुत बड़ा चैप्टर है एक एक कमांड के ऊपर। तो हम यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, इसके बाद हम एक एक कमांड के डीप में जाएंगे और प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखेंगे परफॉर्म करके, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद है क्रिएट इंडेक्स हो गया। नाउ सेकंड है यहाँ पे ड्रॉप इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स, डिलीट एन इंडेक्स। तो इंडेक्स को डिलीट करने के लिए डिलीट एन इंडेक्स, ओके। तो इंडेक्स को हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अल्टर कमांड नहीं है इंडेक्स को चेंज करने के लिए ना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये हो गई DDL कमांड्स। DDL कमांड मतलब यहाँ पे हमारे जो भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करना है, उसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग सारे ये कमांड्स हमें क्या करना है, यूज़ करना है SQL के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, एक एक कमांड के ऊपर बहुत बड़े एग्जाम्पल्स है, बहुत बड़े इसके एस्पेक्ट्स है। तो ये हम पूरे देखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं हम यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि ये मैटर क्या है एक्चुअली इसके अंदर, ठीक है ना। अभी हम दूसरा कमांड देखेंगे। कमांड प्रोवाइड करता है SQL यहाँ पे, SQL कमांड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको DML कमांड, ओके।
तो ये जो DML कमांड है इसी को कहा जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, तो इसका मेन पर्पज़ होता है ये कमांड का, टू मैनेज डेटा, पर्पज़ ऑफ दिस कमांड, this command to manipulate a data within tables। सो जो भी हमारे टेबल्स का डेटा हमें मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए DML कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे DML कमांड उसने प्रोवाइड किए हैं, उस कमांड का इस्तेमाल करके हम टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसको मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसके अंदर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि हम डेटा को इंसर्ट करना, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, डेटा को रिट्राइव करना, ये सारी चीज़ें होती है, इसी को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, सो अभी इसके अंदर DML कमांड के अंदर नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पे इंसर्ट डेटा। ओके, तो आपको टेबल जब बनाते हो यहाँ पे तो DML कमांड का मतलब होता है कि टेबल के अंदर आप डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। तो मैनिपुलेट करना मतलब डेटा को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे उसने कमांड दी है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कमांड का इस्तेमाल होता है ऐड न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल, ऐड न्यू रिकॉर्ड टू द टेबल। ठीक है, तो टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड आपको ऐड करना है, इसलिए आप यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो SQL का। ठीक है, तो उसने ये कमांड प्रोवाइड किए है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। जस्ट हम यहाँ पे इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको अपडेट करना है एग्जिस्टिंग टेबल तो यहाँ पे कमांड प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे, जैसे कि इंसर्ट, यहाँ पे अपडेट डेटा को अपडेट करना है टेबल के अंदर, तो आपको यहाँ पे अपडेट कमांड का इस्तेमाल करना होगा, अपडेट। ठीक है, तो ये क्या करता है कमांड, यहाँ पे ये मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, ये मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको मॉडिफाई करना है आपको, तो आप यहाँ पे अपडेट कमांड का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, संकल्प, आनंद, कांचन, कल्याण सर, ओके कांचन। ठीक है, तो आपको डेटा को अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट कमांड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर उसके बाद डेटा को आपको डिलीट करना है यहाँ पे, तो डिलीट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, डिलीट डेटा। तो यहाँ पे डिलीट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, डिलीट, रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। तो जो भी टेबल है, टेबल से रिकॉर्ड हमें क्या करना है, रिमूव करना है, तो यहाँ पे डिलीट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिकॉर्ड मतलब एक रो डिलीट करना है हमें टेबल के अंदर। ठीक है, तो उसको डिलीट डेटा का मतलब डिलीट कमांड का इस्तेमाल करके उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, और हमें डेटा को क्यूरी करना है, क्यूरी डेटा, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट कमांड, जो कि हमें डेटा को क्यूरी दे के हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेरी डेटा, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलेक्ट, रिट्राइव डेटा फ्रॉम टेबल, रिट्राइव डेटा फ्रॉम टेबल। ठीक है, तो टेबल में से डेटा हमें रिट्राइव करना है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
अब राइट नाउ यहाँ पे दिस थर्ड कमांड जो प्रोवाइड किए जाती है उसको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL कहा जाता है। इसको यहाँ पे DCL इसी को कहा जाता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, तो ये कमांड इस टाइप की कैटेगरी है यहाँ पे। DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। यहाँ पे DCL कमांड मैनेजर्स, DCL कमांड्स मैनेजर्स users across and permissions। ठीक है, आपके डाटाबेस के अंदर मल्टीपल यूज़र होते हैं और हर एक यूज़र को एक अपना अलग सा परमिशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीपल यूज़र मैनेज करने के लिए, उनकी परमिशन डेटाबेस के लिए मैनेज करने के लिए DCL कमांड का इस्तेमाल होता है। उसी को हम कहते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, तो डेटा को कंट्रोल करना है मतलब हम डेटा को एक्सेस देना है, नहीं देना है, किस यूज़र को देना है, क्या क्या परमिशन देना है, ये सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं। उसी को उस मैनेज करने के लिए जो भी कमांड इस्तेमाल होती है उसी को हम DCL कमांड बोलते हैं। ओके, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो इस कमांड का इस्तेमाल होता है। तो DCL का कमांड के अंदर है नंबर 1 ग्रांट परमिशन। ओके, तो इसके अंदर एक ग्रांट कमांड का इस्तेमाल होता है। ग्रांट कमांड असाइन परमिशन टू यूज़र, और रोल। तो डेटाबेस यूज करने के लिए बहुत सारे यूज़र क्रिएट किए जाते हैं। किस यूज़र को क्या परमिशन प्रोवाइड करनी है या फिर कौन सा रोल देना है, ये ग्रांट कमांड के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रांट कमांड एक DCL कमांड है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो ग्रांट कमांड का इस्तेमाल करके हम यूज़र को परमिशन देते हैं और उसका रोल सेट कर सकते हैं डेटाबेस यूज करने के लिए यहाँ पे। उसके बाद रीहोक परमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे रिवोक परमिशन, रिमूव परमिशन फ्रॉम यूज़र, और रोल। तो रिवोक कमांड का इस्तेमाल इसलिए होता है यहाँ पे रिवोक कमांड यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो रिवोक कमांड का इस्तेमाल ये होता है कि आपने ऑलरेडी किसी परमिशन दी है यूज़र को या फिर कोई रोल असाइन किया है तो उसको रिमूव करना है, तो या इसकी उस टाइम आपको रिवोक कमांड यहाँ पे यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में। अब SQL प्रोवाइड करता है हमें अगली नेक्स्ट कमांड TCC। इसी को कहा जाता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड। ठीक है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंट्रोल इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड का यही मेन उद्देश्य होता है कि जो भी डेटा इसके अंदर यूज हो रहा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो डेटा कंसिस्टेंट होने के लिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड यूज़ की जाती है। वो इंश्योर करता है कि जो भी डेटा है आपका कंसिस्टेंटली डेटाबेस के अंदर या इंसर्ट होना चाहिए डेटा। ओके, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के साथ, मतलब डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हो, तो एट अ टाइम मल्टीपल डेटा अगर आप डेटाबेस के अंदर एक ही
ट्रांजैक्शन में आप इंसर्ट कर रहे हो तो उसमें से कोई भी एक डेटा फेल हो गया तो बाकी के सारे भी फेल होने चाहिए। तो यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड अगर फेल होता है तो पूरा ट्रांजैक्शन फेल होना चाहिए। तो इस तरीके की जो भी फंक्शनैलिटी आपको यूज़ करनी है तो यहाँ पे TCC कमांड का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड। और ये बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है, ज़्यादा यूज़ होता है इसका बैंकिंग एप्लीकेशन में, या फिर आपको एक साथ बहुत सारे कमांड रन करना है और सारे कमांड अगर रन होते हैं तभी आपका ट्रांजैक्शन फुलफिल होना चाहिए। तो आप ट्रांजैक्शन TCC कमांड का इस्तेमाल आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि कमांड है बिगिन स्टार्ट अ ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के लिए बिगिन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे ना। उसके बाद है यहाँ पे कमिट, सेव चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। सो कमिट कमांड का मतलब ये होता है कि आप ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है तो जो भी चेंजेस है आपको कमिट करने हैं, मतलब सेव करने हैं, तो आप यहाँ पे कमिट का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे भी कमिट करोगे इसका मतलब आपका जो भी डेटा है वो क्या होगा, डेटाबेस के अंदर सेव होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है रोल बैक ट्रांजेक्शन। रोल बैक, undo changes made during the transaction। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस ट्रांजेक्शन के द्वारा किए गए थे, सेव किए गए थे, उसको अंडू करना है, मतलब पहले स्टेट में लाना है उसको। जो सेव हुए थे उसको नॉट सेव करना है, पहले जैसा था उसी स्टेट में लाना है, मतलब अंडू करना है। तो हम यहाँ पे रोल बैक कमांड का इस्तेमाल करके उस तरीके से ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 5th टाइप का कमांड है यहाँ पे SQL का, जो हमें कमांड प्रोवाइड करता है क्यूरी कंट्रोल कमांड। Okay, so here this command manage query execution. This commands manage क्यूरी एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो क्यूरी कंट्रोल कमांड भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि जो क्यूरी एग्जीक्यूट होती है उसको मैनेज किस तरीके से किया जाता है बेस्ड ऑन उसका एनालिसिस, परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें जो की जाती है यहाँ पे क्यूरी कंट्रोल कमांड के द्वारा की जाती है कि क्यूरी एग्जीक्यूशन को मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 है यहाँ पे कमांड एक्सप्लेन क्यूरीज एक्सप्लेन, ठीक है। तो एक्सप्लेन कमांड का इस्तेमाल होता है टू एनालाइज क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान, तो अगर आपको क्यूरी एग्जीक्यूशन जो प्लान है उसको एनालाइज करना है तो आपको एक्सप्लेन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फेच डेटा, सेकंड है कमांड फेच तो फेच कमांड का इस्तेमाल होता है रिट्राइव रो फ्रॉम अ कर्सर इन बैचेस, रिट्राइव रो फ्रॉम कर्सर
इन बैचेस। तो ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, यहाँ पे बहुत एडवांस कंसेप्ट है ये एसक्यूएल के अंदर, फिर भी हम इसको ले लेंगे। तो जो भी कर्सर होता है यहाँ पे हमारे एसक्यूएल के अंदर, हम कर्सर होता है जो डेटा क्या करता है, रिट्राइव करता है, और उसके कर्सर के अंदर का डेटा हम लूप लगा के या फिर उस डेटा को निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कर्सर में का डेटा फेच करने के लिए यहाँ पे ये फेच कमांड का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ उसके बाद है यहाँ पे ठीक है। अब ये जो कमांड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, प्रोसीजरल एसक्यूएल कमांड। प्रोसीजरल एसक्यूएल कमांड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी को हम इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अंदर आपको मास्टर बनना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मास्टर बन गए आप, तो आप बहुत अच्छी तरीके से डेटाबेस के अंदर काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो यह प्रोसीजरल एसक्यूएल कमांड यहाँ पे है। तो कुछ कौन सी कमांड है यहाँ पे तो पोस्टग्रे एसक्यूएल सपोर्ट प्रोसीजरल एक्सटेंशन लाइक PLSQL, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पोस्टग्रे क्या करता है सपोर्ट करता है एसक्यूएल को, जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है पोस्टग्रे एसक्यूएल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे पोस्टग्रे एसक्यूएल सपोर्ट प्रोसीजरल एक्सटेंशन लाइक PLSQL। तो यहाँ पे प्रोसीजरल लैंग्वेज स्लैश एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो भी PLSQL होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, जिसका यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे पोस्टग्रे एसक्यूएल को सपोर्ट करता है प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे। तो जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे एसक्यूएल का इस्तेमाल करके भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ये डेटाबेस के अंदर, ठीक है, पोस्टग्रे के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ create a function create a function so define custom function ठीक है। अगर आपको पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर आपको खुद के फंक्शन बनाने हैं, कस्टम फंक्शन बनाने हैं, यहाँ पे क्रिएट फंक्शन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिएट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप खुद के फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर automate action on data changes, automate action on data changes। तो आप यहाँ पे ट्रिगर भी क्रिएट कर सकते हो। ट्रिगर क्रिएट करने के लिए कमांड दी गई है क्रिएट ट्रिगर्स, ओके। तो ट्रिगर्स जो होता है वो एक कोड होता है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर कुछ डेटा चेंजेस होते हैं। तो जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, अपडेट होता है, तो कुछ भी होता है डेटा के साथ, चेंजेस होते हैं डेटा के अंदर, तो ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है और उसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये ट्रिगर कंपनी में बहुत इस्तेमाल होते हैं, फंक्शन भी इस्तेमाल होते हैं। तो बीइंग अ डेटाबेस डिज़ाइनर आपको ये सारी चीज़ें आना बहुत मस्ट है, और इसी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा जॉब अच्छी तरीके से जॉब है।
जिनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी कैंडिडेट है उनको क्रिएट फंक्शन, क्रिएट ट्रिगर्स, मतलब प्रियल एसक्यूएल आना चाहिए उनको, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये कमांड्स। सो नाउ उसके बाद है यहाँ पे ठीक है। तो ये हो गए कमांड्स, हो गए ये यहाँ पे जो हमने देखा था एसक्यूएल के अंदर कमांड्स के बारे में डिटेल में। अभी यहाँ पे ये जो एक एक कमांड है, ये एक एक कमांड के ऊपर एक एक चैप्टर है बहुत सारा, और बहुत सारे डीप में वो कमांड है। तो हम ये कमांड्स एक साथ मतलब वन बाय वन कर लेंगे। अभी तो हमने ओवरव्यू लिया है कि ओवरव्यू में कमांड कौन कौन से है एसक्यूएल के, किस तरह के कमांड्स है, कौन सी कमांड्स क्या करता है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। तो अभी हम इसको वन बाय वन एक एक कमांड देखेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है यहाँ पे, जो ओवरव्यू में इतना दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत बड़ा मैटर है, बहुत सारा, ठीक है। तो ये बहुत सारा मैटर है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर हम सारा मैटर जो है वो देखेंगे, प्रोग्रामेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी, ठीक है। तो हियर ठीक है। और इसके बाद कमांड है DQL। DQL इसको कहा जाता है डेटा क्यूरी लैंग्वेज। ओके, DQL को तो आपको DQL पे ही काम करना है, मैक्सिमम आपको DQL पे ही काम होता है जब कंपनी में आप काम करते हो। तो इट इज़ अ सबसेट ऑफ SQL। ये SQL का ही पार्ट है दैट फोकस ऑन रिट्राइवल डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है। सो हेयर DQL जो है यहाँ पे डेटा क्यूरी लैंग्वेज, ये SQL का ही पार्ट है। इसका मेन फोकस होता है कि जिस डेटाबेस के अंदर जो डेटा रखा है हमने टेबल के फॉर्म में, उस डेटा को रिट्राइव करना, ये इसका मेन पर्पज़ है। इसके लिए इसने बहुत सारे कमांड्स और मैकेनिज्म प्रोवाइड किए हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम डेटा को अलग अलग तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर से। ओके, तो ये इसके ऊपर ही आपको पूरा डेटा रिट्राइवल का जो पार्ट है ये DQL के ऊपर भी इसके ऊपर ही डिपेंड है पूरा। ओके, सो हियर DQL represent DQL primarily represented by the select command। सेलेक्ट कमांड यह है सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है। तो जो भी ये DQL है यहाँ पे डाटा क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है, इसका मेन फोकस है कि डेटाबेस टेबल में से डेटा निकालना, अलग अलग तरीके से डेटा को निकालना है यहाँ पे, दैट मीट द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को निकालना है, और उसको नॉर्मली हम DQL को रिप्रेजेंट करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये था SQL के रिलेटेड ऑल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे SQL कमांड के रिलेटेड यहाँ पे ऑल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। उसके बाद डेटाबेस जो है हमारा DBMS, तो DBMS के अंदर और भी कॉन्सेप्ट है, वो जैसे जैसे हम आगे ले जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी क्या करेंगे, लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो हियर
तो डाटाबेस के अंदर अलग अलग चैप्टर भी है यहाँ पे, तो अलग अलग चैप्टर भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ डी कमांड के बारे में देखा है और एसक्यूएल कमांड्स के बारे में यहाँ पे। फिर उसके बाद उसके डेटा टाइप से एडवांस क्यूरी है यहाँ पे, कांस्टेंट एंड कीज है इसके अंदर, इंडेक्सेस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं और भी जैसे हमें सीखने के लिए। तो फिलहाल हम ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है एसक्यूएल का, इसको कंप्लीट करके लेंगे और बाद में हम मूव ऑन होंगे पीएल एसक्यूएल पे, ठीक है। तो अगर आपको पीएल एसक्यूएल आता है अच्छी तरीके से तो आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं कंपनी के अंदर और आपको जॉब भी मिल सकती है। और उसके बाद हम ईआर मॉडलिंग सीखेंगे जो कि आपको डेटाबेस डिज़ाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके डेटाबेस डिज़ाइन करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये भी बहुत आगे बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा अभी एजुकेशन है ये। तो जैसे जैसे हम आगे चले जाएंगे जैसे जैसे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, डाउट भी होगा, लेकिन डोंट वरी, मैं सारे चीज़ें ये थियरी में आपकी क्लियर करूँगा और प्रैक्टिकल सिर्फ नाम के लिए हम करके देखेंगे, सब कुछ तो यहीं पे होगा आपका, ठीक है। तो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द 1 by 1 चैप्टर ऑफ दिस लेक्चर, ओके। तो हम आज एक एक कमांड स्टार्ट करेंगे कल से, एक एक कमांड क्या करता है क्या नहीं करता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसका सारा हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पोस्टग्रेसक्यूएल को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, क्या करना है, तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे कल से हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये पढ़िए, ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे कमांड्स के बारे में, डीडीएल कमांड क्या है, क्या करता है, ओडी अलग अलग कमांड्स क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा कमांड्स लिए, थोड़ा डीप में कमांड्स लिए यहाँ पे, इसमें से कुछ आपने सुना भी नहीं होगा शायद। तो यहाँ पे ये आपको स्टडी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरव्यू में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो हियर डू यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है इसके ऊपर? यस कांचन, एनी डाउट? नो सर, इट्स जस्ट दैट कि हम प्रैक्टिकल पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे ना। हाँ प्रैक्टिकल्स भी ज़्यादा, देखो प्रैक्टिकल क्या है, देखो मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो हम्म। अब जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा तो सारा कोड इसी यहीं पे लिख के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारा कोड, कौन सा कोड कैसे बनाते हैं, और बाकी प्रैक्टिकल में उसको टाइप करके देखना ही है, दूसरा क्या करना है, ओके। लेकिन आपको कोड समझ में आना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, किस कोड का क्या आउटपुट आ रहा है। और प्रैक्टिकल में क्या है, ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको निकाल के सॉफ्टवेयर में देखना है रन करके, बस उतना ही रहता है ना। तो मेन थिंग ये है कि आपको कोड समझ में आना चाहिए। अब ये थ्योरी के अंदर ये आपको लग रहा है, लेकिन जब मैं कोई यहाँ पे कमांड लिख दूँ यहाँ पे, जैसे कि एक कमांड है, जैसे कि हम डीक्यूएल कमांड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आप डायरेक्टली टाइप करके भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन सेलेक्ट करना है तो ये स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल कॉलम्स, ओके। और फ्रॉम टेबल, टेबल के अंदर से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा डेटा रिट्रीव। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे इसके अंदर, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली कंप्यूटर के अंदर टाइप करके देखेंगे और आउटपुट जैसा आ रहा है वैसा आउटपुट आ जाएगा आपका, ओके। तो आपको ये कोड समझ में आना चाहिए। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, फ्रॉम क्या है। अब ये जो क्यूरी है यहाँ पे, ये कैसे रन होगी ये क्यूरी, मान लो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, सेलेक्ट है एक, ये 2, ये 3 और 4 लिखा है। तो इसमें से पहला कौन सा रन होगा, यहाँ पे पहले सेलेक्ट रन होगा या स्टार रन होगा या फ्रॉम रन होगा या एम्प्लॉय, कौन सा रन होगा पहले। तो ये तो पता नहीं है ना हमें, प्रैक्टिकल में तो ये पता नहीं चलता। इसके लिए थ्योरी में हम एक्सप्लेन करेंगे कि पहले फ्रॉम रन होगा, फ्रॉम एम्प्लॉय रन होगा यहाँ पे, फिर कॉलम सेलेक्ट होंगे और बाद में सेलेक्ट लास्ट में होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है, हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं यहाँ पे इस पे, और बाकी फिर क्या है, कोडिंग करना है तो हम डायरेक्टली कोड उसके अंदर कर सकते हैं। तो मेन पर्पज़ ये है कि डोंट वरी कि आपको लगेगा कि पूरा थ्योरेटिकली लिख के ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही सिखाया जाएगा, कोडिंग ही सिखाई जाएंगी, लेकिन कोड लिखने से पहले उस कोड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि कोड लिखते कैसे, उसका सिंटैक्स कैसे होगा,
कौन सा लाइन क्या करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी और फिर उसी को लेके हम प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे और देखेंगे उसको। यस, कोई डाउट? क्या फिर डायरेक्ट ये इसके ऊपर ना लेते हुए डायरेक्ट कोडिंग ही पे ही जंप करना है, बोलो आप? हम वैसा भी कर सकते हैं। यस कांचन? नो सर, मतलब जैसे है ना वैसे ही जाते हैं आपके अप्रोच के हिसाब से। नहीं तो आपको लगता है कि थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करनी है तो फिर डायरेक्टली कोडिंग है तो कोडिंग पे चले जाएंगे हम डायरेक्टली। कोड मैं आपको बना के दिखाऊंगा और वो कोड का मीनिंग बताऊंगा, तो वैसा सीखना है तो आप वैसा भी सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उल्टा मेरा टाइम बचता है यहाँ पे, दो बार आपको पढ़ाना है यहाँ पे, ये थ्योरी भी पढ़ाना है फिर उसका प्रैक्टिकल भी लेना है, तो वो मेरा ही टाइम बचता है वहाँ पे कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे ही आपको जिस बता के दिया है तो पॉइंट वही पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो क्या कौन सा अप्रोच रखना है बोलो? सर आपने पहले डिसाइड किया था ना वैसे। ओके, यस। प्रीति, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर जैसा चल रहा है वैसे ही करते हैं। ओके, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो हम मेरे वे से चलो, आप अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे चीज़ें कैसे हो रही है। मेरे वे से चलो और उसी वे से काम करो, डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगी। और ये जो है ये लाइव नोट्स है आपके, ये जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ना, इतना यही नोट्स है आपके, आपको यही पढ़ना है। ठीक है, यही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, जितना दिया है वही पढ़ना है आपको। तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी आपका हो जाएगा। तो हैंड राइटिंग समझ में आती है ना आपको? कोई कोई दिक्कत नहीं ना हैंड राइटिंग के बारे में? क्योंकि इससे अच्छा मैं अभी लिख नहीं सकता। नंबर एक हैंड राइटिंग है सर। नंबर एक है क्या? मेरा सपना था मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं।